This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान की मईशत एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। ज़्यादातर जो हमारा इन्हिसार रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहता है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर देखें अपनी जीडीपी में तकरीबन 22% के करीब है, और पाकिस्तान की टोटल जो नॉमिनल जीडीपी हमारी 257 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की जीडीपी है। काफ़ी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारी मईशत में काफ़ी बेहतरी आ सकती है अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो रखें। हम अक्सर बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखें तो फ्रांस जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फ्रांस को यूरोप की फूड बास्केट कहा जाता है, इसलिए कि तकरीबन पूरे यूरोप को फ्रांस फूड सप्लाई करता है। फिर इसी तरह जब हम दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, जो तकरीबन 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है, तो वहाँ भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वक्त था 19वीं सदी में जब तकरीबन 99% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से वाबस्ता थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और जो टोटल प्रोडक्शन होती थी वो बहुत कम होती थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यूएसए की सिर्फ 1% आबादी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज़ फार एज़ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ कंसर्न उसमें दुनिया भर को फूड सप्लाई करता है, चाहे हम गंदम की बात करें, किसी भी फसल की बात करें। फिर इसी तरह हम अक्सर बात करते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, तो ब्राज़ील की एग्जांपल हमारे सामने आती है कि ब्राज़ील की इकॉनमी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे फूड सेक्टर पे कितनी ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और अगर तवज्जो नहीं दी गई तो उसकी वजूहात क्या हैं, और पाकिस्तान से हम कितनी ज़्यादा ऐसी प्रोडक्शन जो हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं। जब भी बाहर जाना होता है ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुझे नज़र आती हैं। आप अगर कनाडा चले जाएँ तो कनाडा में पाकिस्तान के मसाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अमेरिका चले जाएँ, पाकिस्तान के मसाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान की रेसिपीज़ ना सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में, बल्कि हम जब मिडल ईस्ट की बात करते हैं, अरब पेनिनसुला की बात करते हैं, तमाम ममालिक में पाकिस्तान की मसाला जात बहुत ज़्यादा कामयाबी से बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइक किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मज़ीद वो अच्छा काम करना चाहते हैं। उनका विज़न है, वो उस विज़न को अचीव करना चाहते हैं, उसको मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं, और इस हवाले से वो रिसर्च में भी काफ़ी आगे हैं। फिर दुनिया में जो हम अक्सर बेंचमार्किंग की बात करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं, देखते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनीज जो बेहतर काम कर रही हैं और यहाँ पे हमें इस हवाले से क्या काम करना चाहिए। ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अब्दुल मजीद साहब ने, चेयरमैन नेशनल फूड्स लिमिटेड के। मजीद साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यू मोस्ट वेलकम। आपकी कंपनी नेशनल फूड्स लिमिटेड के हवाले से मेरे ख्याल में अगर मैं तारीफ़ करूँ तो किसी से भी बात करूं, जिस भी बंदे से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। मेरे ख्याल में तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि एक ऐसी बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में जो आप लोगों ने नाम कमाया। फिर ख़ास तौर पे अगर हम दुनिया भर में देखें 44 ममालिक में आपकी प्रेजेंस है। मुझे ये बताएं, बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान की जो दुनिया भर में अच्छा काम कर रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम वहाँ जाते हैं और हम पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स देखते हैं। ये जो 1970s में आपने स्टार्ट किया, 1970 में वकार साहब ने और आपने मिलके एक जो चीज़ आगे बढ़ाई, आज आप देखते हैं कि वाकई जो आपकी सोच थी 1970 की दहाई में वो आपने अचीव किया, और फिर जो 2020 आपका विज़न है वो अचीव करने जा रहे हैं। जी, असल में बात जो है वो ये है कि 1970 में जो कंपनी स्टार्ट हुई थी उसमें वकार साहब और मैं तो नहीं थे। अच्छा। वो कंपनी हमारे दोस्तों ने स्टार्ट की थी। जो मेरे दोस्त थे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे वो हमारे साथ थे, तो हम वहाँ पे हर रोज़ बैठे होते थे, कहते थे कि पाकिस्तान जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, पाकिस्तान ने हमको बहुत सा दिया है, हम आप वहाँ क्या करेंगे। तो वो घूम फिर के बात आ जाती थी कि भाई मैं तो टेक्सटाइल पढ़ने गया था, बाकी लोग इकोनॉमिस्ट थे, कुछ फिज़िक्स के थे, मैथमेटिशियन थे, तो बात आ जाती थी आखिर पे कि भाई फूड इज़ द सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फूड जो है इट इज़ द की
फॉर द हेल्थ। अगर आप अपने हेल्थ के एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड द फूड अगर आप प्योर प्रोवाइड करेंगे, आपका हेल्थ का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, आपकी दवाइयों की जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे उस वक्त जहन में थी। तो दूसरी बात ये थी कि हेल्थ का जो मसला आता है तो उसमें ये होता है कि आइंदा जो आपकी अफरादी कुव्वत है उसको अगर जानदार नहीं होगी, उसका मेंटल लेवल जो है वो नहीं होगा, फिज़िकल लेवल जो है वो अगर उनका नहीं होगा, तो वो आइंदा चल के अगले 10 साल के बाद आपके जीडीपी के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। और ये कोई अभी हम इसको नेशनली रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो न्यूट्रिशन की जो लेवल है कितना कम है। ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेंस और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 40% चिल्ड्रन एक अंदाजे के मुताबिक स्टंटेड चिल्ड्रन है। स्टंटेड चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि वो स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो जब अपने जवानी में पहुंचेंगे तो दे विल नॉट हैव, इतनी उनके पास सकत नहीं होगी कि वो बर्दाश्त कर सकें अपनी जो डे टू डे प्रेशर्स हैं उसको बर्दाश्त करें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फूड इंडस्ट्री ही जो है उसके थ्रू ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसकी रेमेडी फूड है और कोई चीज़ नहीं है। तो आपने अभी देखा कि थोड़ा सा आपने वो पंजाब वालों ने फूड के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना शुरू किया, तो आपके सामने क्या क्या चीज़ें आई हैं। बिल्कुल, गोश्त आपका, सब्जियां आपकी, जो आपके खाना पकाने वाले जो लोग हैं वो आपके, उसके जो अज्जा हैं वो किस तरह वो गरीब आदमियों को किस तरह दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको आप देखें, देख के आपको अंदाज़ा होगा, देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी हॉरिबल सिचुएशन है कि ये जो है ठीक है आपकी रोज़ किलिंग हो रही है, दहशतगर्दी ये वो। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वो दहशतगर्दी जो है तो वो फूड सेक्टर्स की दहशतगर्दी इस दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दहशतगर्दी जो है ये तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। फूड को जो एक दफ़ा आपने बचपन में लोगों को फूड सही नहीं दी, उनका लेवल जो है वो सही नहीं किया, उनका विटामिन लेवल जो है वो नहीं बढ़ा, तो आगे जाके वो क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब इनिशियली आप तो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। जी जी। ये जब तालीम आपने हासिल की टेक्सटाइल की, जी। तो उसके बाद जब इस सेक्टर में आए मसाला जात की फूड सेक्टर में, तो मुश्किलात का सामना तो ज़ाहिर करना पड़ता, इसलिए कि वो आपकी एजुकेशन तो इंटायरली डिफरेंट था और ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सेक्टर था। कैसे कोप किया इसको? देखिए, बात जो होती है वो एक मिशन की बात है कि आप कहते हैं कि भाई आपने ये काम एक करना है और आप समझते हैं कि ये काम जो है वो हो सकता है और ये आपका एक मिशन है, आपने लोगों को अच्छे खाने देने हैं, आपने क्वालिटी अच्छी बेहतर करनी है, आपने आपको एक प्रोफेशनली दुनिया से मनवाना है कि आप एक प्रोफेशनल कंपनी के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता कैसे ग्रो करते हो। तो वो मुश्किल काम है। जब हम उस वक्त आए थे तो उस वक्त तो पैकेजिंग मसाला जात पैक बहुत कम होते ही नहीं थे आप तो हमारा जो कंपटीटर था वो दुकानदार भी हमारा कंपटीटर था, हाउस वाइफ भी हमारी कंपटीटर थी, और एट द सेम टाइम जो दुकानदार हैं उनके पास हम जाते थे हमारे मसाले रखने के लिए, और जो हाउस वाइफ थी वो तो हर हाउस वाइफ जो है वो कहती है जी जो मेरी रेसिपी है वो बहुत अच्छी है, बाकी किसी की तो अच्छी नहीं है। तो ये डेफिनेटली इट वाज ए अपहिल टास्क। सो लाइक उसके लिए जो स्ट्रेटजीज आप लोगों ने बनाई, इसको जो मार्केट किया आपने, कोई बेंचमार्क था कि जी देखिए दुनिया में ये कंपनी हैं जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करी है, हम पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराएं ताकि यहाँ पे हम भी उसी तरीके से काम कर सकें? सर उसके और कोई नहीं, उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्वालिटी, नथिंग एल्स। क्वालिटी पे आपने कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, क्वालिटी होगी, उसकी प्राइस जो है बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इवेंचुअली जो आपके कस्टमर हैं वो रियलाइज़ करेंगे कि क्वालिटी विल ऑलवेज विन। क्वालिटी, और दिस वाज द फोकल पॉइंट, और कोई नहीं था कि हमने शुरू में जिस वक्त भी हमने काम शुरू किया उसके साथ ही हमने रिसर्च सेल साथ रखा। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने काम शुरू किया हो और बड़े छोटे, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी पहली सेल होती थी
6,000 रुपये तो सेल थी सारी, और कुछ नहीं थी। और गोडाउन में काम शुरू हुआ था। एक तरफ तो वो मसाले जो थे वो बन रहे होते थे, पैक हो रहे होते थे, एक तरफ वकार साहब बैठे होते थे कोने में, और मेरा मतलब स्टाफ एक तरफ बैठा होता था, और सब लोग जो थे वो चीखे मार रहे होते थे। लेकिन मेरा मतलब दैट इज हाउ दिस इज हाउ एवरीथिंग ऑफ कोर्स बिल्ड्स अप। अच्छा, तकरीबन आज से मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 साल पहले आपको भी याद होगा कि आपके जो वेयर हाउसिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने विज़िट किया था। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। जब हम वहाँ पे गए तो एक चीज़ जो हमने ख़ास तौर पे नोट की, आज तो ज़ाहिर 4 साल उसको गुजर चुके हैं और मज़ीद बेहतरी हो गई, सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा। दिस इज़ समथिंग। उन्होंने कहा कि जी, जब भी वर्कर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी मजीद साहब, जाहिर साहब, अबरार साहब, ये लोग सबसे जो पहली चीज़ जिस पे इनका फोकस है वो एक हर चीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, राइट फ्रॉम द वॉशरूम्स टू द जो वेयर हाउसेस थे वहाँ पे, फिर जहाँ पैकेजिंग हो रही है, वो अब आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, जहाँ पे वो समवॉट कुकिंग हो रही है, फिर जहाँ पे बोटल्स वगैरह को बंद कर रहे थे उसमें भी एक था कि जी इस प्रेशर से बंद करना है वरना इसमें शायद कुछ मसले आ जाते हैं। वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन बात जो है, दीज आर दी लॉज ऑफ फूड इंडस्ट्री। ये फूड इंडस्ट्री के इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो यही हैं, और हम तो सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। कि जितने भी ISOs हैं, जितने भी वो हमने लिए हुए हैं, तो अब उसका तो कोई और रास्ता है नहीं। इफ़ यू हैव टू ब्रिंग अपनी कंपनी को अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना है, तो फिर आपको जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं उनके साथ साथ तो चलना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज़ जो है वो शायद आपने जाननी कि वही कि हमारी कंपनी में सबसे पहले हमने इलिटरेट जितने वर्कर थे उनको लिटरेट किया था। एंड हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल में 100% लिटरेसी है। वो मतलब क्या उनके लिए कोई अपने अलग से स्कूल बनाया आपने, उनको कॉलेजेस भेजा, यूनिवर्सिटीज़ भेजा? नहीं, फंड एलोकेट किया? नहीं, उस वक्त एक अदारा था जिनके साथ मैं मिल के हम एक काम कर रहे थे। तो हम इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि जो इलिटरेसी है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो आपको याद है कि NGOs ये वो सारे जो है वो एक इलिटरेट को लेके वो कहते थे जी कि भाई हम 1 साल में इनको पढ़ा देंगे, इनको पढ़ना लिखना आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। कुछ हमारे दोस्त बाहर से आए थे, उन्होंने आके ये काम शुरू किया, कि रिसर्च करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि हम ये काम 3 महीने में कर सकते हैं तो 3 महीने में एक प्रोग्राम था, उसका नाम था जुगनू। जुगनू प्रोग्राम आपने सुना होगा, सारे पाकिस्तान में हम फैल चुका है। उसमें ये था कि एनी इलिटरेट कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा कुछ भी हो, वो 3 महीना अगर वो स्पेंड करे 2 आवर्स ए डे, और वो कोर्स था उसका, तो उसके साथ आप पढ़ना लिखना उसको आ जाएगा, अखबार पढ़ना उसको आ जाएगा, उसको बेसिक जो अरिथमेटिक है वो भी आ जाएगा। तो वो हमने काम शुरू किया था। तो जिस वक्त वो हमारे वो दोस्तों ने कहा कि ये हमारा प्रोग्राम है और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, मैंने कहा जी हम सबसे पहले उसको नेशनल फूड में अप्लाई करते हैं। अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आपके साथ हूँ, फिर हर दुनिया की जहाँ पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप बोलेंगे मैं आपके साथ चलूँ। तो हमने उसको इंट्रोड्यूस किया और माशाल्लाह वो कामयाब हुआ। और इस वक्त हमारा कोई वहाँ पे वर्कर जो है वो इलिटरेट। तकरीबन इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम बात करें तो कितने वर्कर्स को इस हवाले से तालीम मिली? अब वर्कर्स जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ 3-3.5 हज़ार वर्कर्स जो हैं दे आर ऑल। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ऑडिट वगैरह जो होता है ख़ास तौर पे क्वालिटी के हवाले से, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या? नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इज सेपरेट। वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है इस वक्त तो वो इंटरनल है, इंटरनल है, वो खुद ही वो काम कर रहे हैं। तो बाकी ऑडिट जो है वो तो ऑटोमेटिकली हमारी R&D पीपल जो है वो ऑलवेज इज डूइंग ऑडिट। तो कम क्वालिटी ऑडिट तो हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है, क्योंकि कोई भी सैंपल जो है जिस वक्त कोई भी बैच बाहर जाता है तो उसके सैंपल जो है हमारे पास होते हैं। तो हमें पता है कि इस बैच का नंबर ये है और वहाँ से क्या चीज़ जो है वो बाहर गई है। अगर हमारे कोई जो लोग हैं जो ख़रीदने वाले हैं, जो हमारे मसाले ख़रीद रहे हैं या हमारे प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, तो उनको कहीं भी चीज़ होगी तो उनको पता होगा कि ये एक नंबर नीचे है, वो हमें उसको लेबल का लेके हमें बता दें, हम फ़ौरन ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे ख़राबी हुई है,
क्यों हुई, उस बैच में कोई ख़राबी थी या पैकिंग में ख़राबी थी या कहाँ पे ख़राबी हुई। तो ये दुनिया के असूल हैं फूड इंडस्ट्री के। क्यों, और आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ जो है वो ख़राब होगी तो सारी दुनिया से वो सब के सब सैंपल जो है वापस आ जाते हैं। तो अभी तक अल्लाह का फजल है कि हम एक्सपोर्ट में हैं, हमारी कोई चीज़ जो है वापस नहीं आई। तकरीबन 44 ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं आप। ये ममालिक ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हैं, ऑस्ट्रेलिया में? मेजर अगर आप शुरू करें तो मिडिल ईस्ट, उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़, तो अच्छा और आप कुछ अरब कंट्रीज़ भी हैं। अच्छा, आप तो अक्सर चूँकि तकरीबन कोई 8-10 साल से आपसे मेरा एक ताल्लुक़ रहा है भाइयों जैसा, मैंने ये चीज़ नोट की कि आप विज़िट्स वगैरह करते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। जब आप जाते हैं तो वहाँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करके सीखते हैं या फिर आप सिर्फ इसलिए जाते हैं टू सी दैट हाउ वेल दे आर डूइंग द जॉब, या फिर सिर्फ एक सेल्स मीटिंग होती है, मार्केटिंग के हवाले से कोई मीटिंग होती है कि अपने क्लाइंट से वहाँ मुलाकात की चूँकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे? जो मेजर बेसिकली जो पर्पस होता है टू विज़िट, व्हाट इज़ इट, टू एक्सपेंड द बिजनेस? नहीं, देखें, जिस वक्त आप बिज़नेस करते हैं तो अगर आप हॉलीडे पे भी जाते हैं तो बिज़नेस होता है। बिज़नेस होता है। जब हॉलीडे पे भी जाते हैं तो आप देखते रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या है, कौन सा खाना पक रहा है, कैसे लोग सर्व कर रहे हैं, उनका माशरती निज़ाम किस तरह है। तो ये तो होता रहता है। लेकिन एक वक्त था जब मैं कोई कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो टेक्सटाइल में भी और फूड में भी जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होती थी पहुँच जाते थे हम। तो उससे आइडियाज़ जो हैं मिलते हैं, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो बहुत से जीनियस लोग मिलते हैं और जो बड़ी फोरकास्ट कर सकते हैं कि एक वक्त में मैं फ़्लाइट पे था तो मेरे साथ एक इटालियन बैठा हुआ था, तो मैं बातें होनी, उसने कहा जी आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? मैंने कहा जी टेक्सटाइल का है। तो उसने कहा मैं फ़ूड का हूँ। मैंने कहा भाई हमारा भी छोटा सा फूड का कारोबार तो है। तो उसने फिर मुझे बातें करनी शुरू। उसने कहा ये आप एक चीज़ जो है मेरी तरफ से नोट कर लें, एक ये है कि ये एक वक्त आएगा कि लोग अपने घर पे कोई खाना नहीं पकाएगा। इज़ राइट। तो उस वक्त तो ये नहीं नज़र आता था। फिर उसने मुझे एक और बात की। ये कब की बात है? ये कोई 20-25 साल की। देखिए उनका विजन देखें। हाँ देखें। और उसने एक और बात की। उसने कहा मेरी बात मानो यंग मैन, कि ये जो पानी है, पानी जो है ये जिस तरह आपके ये पेट्रोल पंप्स हैं ना, इस तरह पानी के पंप्स होंगे और लोग जो हैं वो अपने कैनिस्टर या लेके जाएंगे। पीने के पानी की बात हो रही थी, और वहाँ पे वो कॉइन डालेंगे तो वो अपने कैनिस्टर भर के ले आएंगे और वो इस्तेमाल होगा। ऑलमोस्ट वही चीज़ हो रही है। ऑलमोस्ट अब हो रही है। तो मेरा मतलब है ये लोगों का विजन है, और वो विजन इसी तरह होता है कि लोग अपनी स्टडी करते हैं और फ्यूचर की स्टडी करते हैं और उनके रिसोर्सेज हैं उसकी स्टडी करते हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज जो हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो हम तो अभी कुछ स्टडी नहीं कर रहे। अभी सब लोग कह रहे हैं कि अगले 20-25 साल में पाकिस्तान विल बी द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। तो अभी से हम समझते नहीं, हम समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ तो पानी की बहुत आती होगी। तो अब उसको उस ज़हन को कैसे बाप बदलेंगे? सिर्फ आप बदल सकते हैं। बल्कि पूरी दुनिया में ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर जंग हुई कोई भी तो वो शायद पानी पे ही होगी। और सिंगापुर आपका जाना होता होगा। सिंगापुर अगर आप गए तो वहाँ तो आपने ये जो ओलंपिक स्टेडियम होते हैं बड़े होते हैं, इस तरह के कोई 7-8 स्टेडियम के साइज़ के कुछ उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं जिससे वो समंदर के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करते हैं। एंड दे नो दैट इसके ज़रिए वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और बड़ा पैसा कमाएंगे उससे। नहीं वो तो देखें, ये तो इसलिए अगर आपके पास रिसोर्सेज हों, इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ये तो आपको फिर पानी की शॉर्टेज तो नहीं होगी। अब आप अरब कंट्री में ले लें, दुबई में जाएं तो उनका पानी कहाँ से आता है? वो तो समुद्र का पानी करते हैं ना। सऊदी अरेबिया वाले हैं
वो समुद्र के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल कर रहा है। तो हम भी उसको कर सकेंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज तो होने चाहिए हमारे पास। लेकिन इस वक्त जो आपके पास वाटर है उसको भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से आप वेस्टेज चली जाती है, 40% वाटर जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो और एक और बड़ी चीज़ है, वो आपको शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि मैं अभी 20-25 साल पहले मैं जर्मनी बहुत जाता था, तो जर्मनी में उन्होंने वॉशिंग कार्स और एनीथिंग ऑन द स्ट्रीट बैन कर दिया था। कहते थे कि ये डिटर्जेंट वगैरह जो है ये सोक हो जाते हैं ज़मीन में, और वो जो आपका ज़मीन के अंदर पानी है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अब तो हमारा तो अभी कुछ हाल नहीं है, लेकिन बारकेफ कमिंग बैक टू द फूड एक आज का आपका फ्लैगशिप है, जिससे आप अपने पाकिस्तान के नाम को मनवा सकते हैं और मनवाया है काफ़ी हद तक। और हमने कोशिश की है, लेकिन आप हमारे कंपटीटर्स को देखें। ये अंग्रेज़ों को जो पाकिस्तानी मसालों पे लगाया आप लोगों ने ये काम कैसे किया आपने? इसलिए कि इस वक्त अगर देखें तो कनाडा में तो इंडियंस भी, कनेडियंस भी, वो पाकिस्तानी मसाले बड़े लाइक करते हैं। नहीं, वो तो अभी शुरू में आपको पता है कि अंग्रेज़ जो था वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करता था, तो करी का नाम तो जानता ही था ना। तो करी तो उनको आती थी। आई अंडरस्टैंड। विल कंटिन्यू विद दिस नाज़रीन। हम बात करें नेशनल फूड्स लिमिटेड के हवाले से। अब्दुल मजीद साहब, चेयरमैन नेशनल फूड्स, हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान में फूड सेक्टर में कितनी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं और किस हवाले से इस हवाले से जो भी काम हुआ है वो कितना ज़्यादा बेहतर है, मज़ीद क्या किया जा सकता है, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से कि फ़ूड सेक्टर की एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में ही रहते हैं जब फूड की बात करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद साहब, हम बात कर रहे थे कि आखिर हमने ऐसा क्या काम किया कि अंग्रेज़ों को अपने मसाले खिला रहे हैं। हम बिरयानी खाते हैं, वो लोग हलीम, निहारी, तमाम चीज़ें, पाए वगैरह बड़े शौक़ से खाते हैं। हम शायद अब कम खाने लगे, वो ज़्यादा खाते। नहीं, असल में एक अगर जो रिसर्च हुई है उसमें यह है कि मिसालों के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसमें ख़ासी चीज़ें जो हैं वो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। बहुत सी चीज़ें, इवन मिर्चें जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो मिर्चें ज़्यादा, मैं ख़ुद भी इतना ज़्यादा मिर्चें नहीं खाता, लेकिन इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, प्रोवाइडेड इट्स प्योर। अच्छा, इसी पे एक सवाल। मेरे एक दोस्त हैं, रहते हैं यूएई में। पिछले साल मैं यूएई गया तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। उनकी वाइफ रशियन है। उनके जो खाने थे उनमें घी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, मसाले वसाले नहीं। तो मैंने कहा कि जी हम तो बड़े मसाले खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो एशिया के लोग हैं वो मसाले इसलिए खाते हैं, मिर्ची इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शायद सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, तो वो जो मसाले आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी फिर जो है वो उस चीज़ को रेजिस्ट करती है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, ठीक है। क्या वाकई ऐसा है कि शायद एशिया में शुरू से ही हम जो मसालों का इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि शायद वो उस चीज़ को रेजिस्ट करता है? वही अंग्रेज़ यहाँ पे आए किस लिए थे, क्या चीज़ लेने आए थे? मसाले आपको पता है ना कि वो जो स्पाइस का ट्रेड था उसी लिए आए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए आए थे ना, और तो कोई नहीं था। बिल्कुल। स्पाइस का ट्रेड जो था, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, और वो स्पाइसेस जो थी वो प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते थे। फूड को उस वक्त फ्रिज, फ्रीज़र, ये चीज़ें तो नहीं थी ना, तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए दे वर यूजिंग स्पाइसेस। तो अब वो मसला तो ऐसा नहीं है, अगर आप बॉडी को को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पाइसेस से, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, जो रेसिपीज़ वगैरह अभी अगर हम देखें तो आपकी जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन कोई 250 के करीब आपकी प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 12 मेजर कैटेगरीज। ये जो 250 आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो रेसिपीज़ वगैरह हैं, क्या कोई स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो इस पे काम करते हैं, उनको ख़ास तालीम दी जाती है, बाहर उनको ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है? सर, इसमें बात जो है वो
एक तो ये है कि हमारी जो मेरे ख्याल में मैं बोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास जितने भी हमारे लोग हैं R&D में, दे आर ऑल क्वालिफाइड पीपल, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड पीपल। ये नहीं है कि वो बिल्कुल, और अगर कहीं पे आके उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वी गो टू द यूनिवर्सिटीज़, वी आल्सो गोज़ टू HAG टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हेल्प के लिए लेते हैं, एंड वी गो आउटसाइड आल्सो टू गेट हेल्प। तो ये कोई मेरा मतलब है, वी आर नॉट सेइंग कि भाई हमारे पास ही सारी नॉलेज है और विजडम है, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो द प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो कई किस्म की हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम है, यू वांट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, तो किस तरह करेंगे? आप कोशिश करें बाहर के लोगों को अगर आप मिला लेते हैं तो आपकी शेल्फ लाइफ, एक टेस्ट आ रहा है उसको अगर आपने चेंज करना है टेस्ट को, तो इंग्रेडिएंट्स जो है उनको तो चेंज करना पड़ेगा। अगर इंग्रेडिएंट्स चेंज करने हैं तो किस रेशो से करने हैं? तो ये मेरा मतलब है, इट्स अ कंप्लीट साइंस एंड इट्स अ कंटिन्यूस जॉब। इस वक्त हम मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले हमने एक, जाहिद और इब्रार ने दोनों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। दे हैव हायर्ड ए फूड टेक्नोलॉजी, जाहिद मजीद साहब जो आपके साहबजादे बेटे हैं, हाँ जी, और अब्रार साहब आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हाँ जी, वकार साहब के बेटे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं ऐसा, उन्होंने एक हाईली क्वालिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट को R&D का हेड बनाया, एंड ही इज़ फ्रॉम यूरोप, एंड वी आर पेइंग हेल ऑफ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी फील कि जो अगली डायरेक्शन हम लेने जा रहे हैं उसमें वी नीड मोर गाइडेंस। आई अंडरस्टैंड। तो ये जो सब आप कर रहे हैं, ये आपका जो विजन 2020 है कि हम 50 अरब रुपए की कंपनी बनने जा रहे हैं, उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं? नहीं, उसके लिए तो तैयारी जो थी वो पहले ही है, उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं। जो हमारी प्रेजेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जिस तरह माशाल्लाह हमारे लोग जो हैं वो हमें पजीराई दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी सेल तो बढ़ ही रही है, उससे तो हम वहाँ पे तो अब वैसे ही पहुँच जाएंगे। अब वो जो नया आदमी है उसकी डायरेक्शन जो है वो नई प्रोडक्ट्स के ऊपर होगी, ज़्यादातर नई प्रोडक्ट्स, क्योंकि 2020 तो अभी आ रहा है ना, मैं पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन 2020 तो यहीं पे नज़दीक है ना। अब उसके बाद भी तो आगे आना है, 2050 आएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करें, BMR की बात करें, अब फूड में जो नई मशीनें इस्तेमाल होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, दुनिया से ज़ाहिर कंपटीशन है आपका, 44 ममालिक में आपकी जब प्रोडक्ट्स आती हैं तो ज़ाहिर वो लोग जब इस्तेमाल करते होंगे तो इन चीज़ों को तो लाजमी देखते होंगे। फिर हम जब USA की बात करते हैं तो USA की जो फूड कंपनीज़ हैं दुनिया में, उन्होंने अपना नाम कमाया है। फिर इसी तरह UK और फ्रांस की कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। फिर हम जब अक्सर बात करते हैं स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये जो यूरोप के नॉर्थ में कंट्रीज़ आते हैं, BMR पे कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फूड सेक्टर के हवाले से काम हो रहा है कि जी अब नई मशीनें लाएं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, क्वालिटी में भी बेहतरी आए? देखें, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, और ये एक चीज़ जो है वो मैं आपके ज़हन नशीन करवा दूँ, आपको पता ही होगा कि हमने कोई 2 अलग फैक्ट्रीज नहीं बनाई हुई कि भाई जो प्रोडक्ट जो है वो लोकल में हम दे रहे हैं वही प्रोडक्ट हम बाहर भेज रहे हैं। एग्जैक्टली सेम, सिर्फ उसका पैकेजिंग डिफरेंट है, बट द प्रोडक्ट इज़ द सेम। बल्कि पैकेजिंग भी शायद सेम होगी, वो जो लेबलिंग वगैरह है ताकि वो गाइडेंस, पैकेजिंग तो वो सही है, लेकिन उसकी लेबलिंग का मतलब है कि लैंग्वेज एंड ऑल दैट, और वहाँ की एक रिक्वायरमेंट जो भी है कि भाई उन्होंने वो देना है सीरीज़ में क्या क्या चीज़ देनी है, वो खासी रिक्वायरमेंट्स है कि एवरी इंग्रेडिएंट का जो है वो एनालिसिस सारा वहाँ पे होता है। तो ये तो मेरा मतलब है, अगर आपने आइंदा चलना है तो टेक्नोलॉजी तो देयर इज़ नो वे, यू हैव टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी।
अभी मैं तो कल ही बात कर रहा था कि वी हैव टू हैव ए परमानेंट सेक्शन जो हर वक्त असेस करता रहे कि जो इस वक्त हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी अब दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रही है वो उनको कंपेयर करे और साथ ही साथ हमें उसको नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भागा। नई टेक्नोलॉजी यकदम नहीं आती, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च होती है, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी आती है। तो टेक्नोलॉजी का मकसद भी होता है। तो यूरोप में एक वक्त तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का मकसद ये होता था कि उन्होंने लेबर कम करनी है, तो लेबर तो जितनी भी वो कम कर सकते हैं। अब रोबोट आ गए हैं तो और लेबर कम हो जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी में कि भाई किस टेम्परेचर पे, किस मॉइस्चर लेवल के ऊपर, किस एरिया में आपने उसको आगे लेके चलना है। बिकॉज जब आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एंटर होते हैं किसी मशीन में तो उसका मॉइस्चर लेवल दूसरा होता है, जब बाहर आते हैं तो उसका मॉइस्चर लेवल दूसरा होता है। बिल्कुल। और टेम्परेचर जो है वो किस लेवल पे आपने उनको लेके जाना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इंग्रेडिएंट की जो भी वो खासियत है वो कम हो जाएगी, इट विल बर्न आउट। तो मेरा मतलब है ये एक इतनी आसान साइंस नहीं है, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट साइंस। बिकॉज आप तो ह्यूमन बॉडी से प्ले कर रहे हैं ना, डॉक्टर जो है वो भी ह्यूमन बॉडी से प्ले कर रहे हैं और फूड जो है वो भी ह्यूमन बॉडी के लिए प्ले हो रहा है। तो आई मीन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फूड की जो इंडस्ट्री है इसका बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट अगर रियलाइज़ करे तो ये बहुत सा आपका फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सी आपकी बीमारियाँ, बहुत से आपके हॉस्पिटलाइजेशन कम हो सकती है अगर उसको सही कानून के मुताबिक लेके चले। अभी फिर बार बार जिक्र आता है कि पंजाब का आप ले लें, देखें क्या है, क्या हुआ है, उसका असर क्या हुआ है। तो मेरा मतलब है थोड़ा सा और तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें नकल मारने वाले बहुत हैं। नकल मारने वाले तो फार्मास्यूटिकल में भी हैं, बिल्कुल है, वहाँ भी नकल मारते हैं। हमारे तो कई चीज़ें जो हमारा साल्ट है, एक वक्त में हमने देखा 50 डिफरेंट पीपल वर मेकिंग दैट साल्ट, उसकी उसी तरह का लेबल बना के किसी भी कहीं। और आप ही की कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उसका नहीं, नेशनल फूड तो हमारा है ना, उसके ऊपर उन्होंने न्यू छोटा सा ऐड कर दिया कोने में, न्यू नेशनल। हाँ जी, तो कहीं पे कोई और नेशनल ऐड कर दिया। और फिर उनके ऊपर अगर मुकदमा करने आप जाते हैं तो वो तो कोई पजीराई नहीं है। पहले आप वो FIR दर्ज करवाएं, फिर आपको पता ही है। तो उसका मतलब वो हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि ये करते रहे। उसके बाद अगर छापा भी मारेगा तो वो वहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के किसी जगह चला जाता। आई मीन दीज आर द फैक्ट्स हैं। हाँ, पाकिस्तान में हमें IPR पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। भाई साहब ये फरमाएं कि अगर मैं फूड सेक्टर के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान में कम से कम 5 तो बड़ी कंपनीज हैं जो मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा सकता हूँ जो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन तो बड़ा टफ है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 200 मिलियन की एक वक्त था कि गांव देहात में तो ये जो पैकेजिंग की हम बात करते थे, पैक्ड मसाले वगैरह वो इस्तेमाल नहीं होते थे। अब तो देखें गांव देहात में भी इस तरह के मसाले बहुत ज़्यादा आम तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन द डेज टू कम, जहाँ तक हम मुकाबले की बात करें कंपनीज़ के दरमियान, ये मज़ीद इंटेंसिफाई होगा। इसके लिए फिर आपको मज़ीद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, मार्केटिंग। आप देख लो पिछले सालों में कितने नए लोग आए हैं। बिल्कुल आए हैं ना। हाँ। तो क्यों आए हैं? क्योंकि वो इट लुक्स चार्मिंग फॉर देम, इट लुक्स प्रॉफिटेबल फॉर देम। लेकिन बल्कि मैं आप ही की बात बढ़ाऊँ कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनका बिज़नेस था, वो एक्सपोर्ट करते थे। अब नाम मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। 2012 में उन्होंने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे थे, लोकल जो है ना वो मार्केटिंग वगैरह करना शुरू कर दी, यहाँ पे जो है वो सेल शुरू कर दी। जब मैंने उनसे कहा कि यार आप तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इसलिए हम यहाँ पे काम करना चाहिए। तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा है मजी साहब। नहीं, कंपटीशन तो है। कंपटीशन देखें, 2-3 चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट में आपको ज़हन नशीन रखनी पड़ेंगी। एक तो जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके फूड लॉज जो हैं,
वी हैव ए परमानेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो बाहर के फूड लॉज को स्टडी करता है और उसको फूड लॉज अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू जो हमारी प्रोडक्ट जाती है उसका टेस्टिंग तो होती है ना, उसके बगैर तो वो नहीं जा सकती। तो एक तो वो है, वो स्टडी करना पड़ेगा और अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा इंटरनेशनल फूड लॉज के साथ। हमारे अभी फूड लॉज जो हैं बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। और इन फूड लॉज को अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे तो आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ बेहतर होगी। आई एग्री। अच्छा, मार्केटिंग का बजट क्या कंपनीज़ को ओवरऑल बात करें बढ़ाना पड़ा है, ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल में, चूँकि नई कंपनीज़ आई हैं, काफ़ी मुकाबला सख्त हो रहा है, कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, तो अब उसके लिए मार्केटिंग पे ज़्यादा तवज्जो है, क्वालिटी पे तो ज़ाहिर होगी। ये क्या वाकई एक हकीकत है कि फूड सेक्टर में पिछले कोई 2-3 साल में मार्केटिंग बजट को काफ़ी कंपनीज़ ने बढ़ाया है? नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट ही होता है। हम तो उसको अपने प्रोपोर्शन में लेके चलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कोई उसको हमने नहीं बढ़ाया। हमारा तो ये है कि भाई ओवरऑल जो है, बाकी कंपनियां जो नई एंट्रेंस वाले हैं उनको तो डेफिनेटली अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी क्वालिटी को बनवाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए उनको तो डेफिनेटली ज़्यादा बजट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। वेल मजीद साहब, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू ऑन दिस शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।